हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यहाँ पे मैं स्पेशल एमसीक्यू लाया हूँ, ठीक है। कुछ एमसीक्यू होगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2023-24 का जो बजट है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 करंट अफेयर्स के रिवीजन का डाल चुका हूँ। ये पार्ट 4 होगा जिसमें मैं बजट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं और इससे पहले की जो पार्ट है 1, 2, 3 करके, तो उनको भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो आइए आपके पहले प्रश्न क्या, मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी देता हूँ केंद्रीय बजट 23-24 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए गए जो 45 लाख, ठीक है, 45,03,97 करोड़ का बजट था टोटल, ठीक है। तो बजट का आकार भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये इसका आकार है, ठीक है। अब इसमें इस बजट में राजस्व खर्च कितना होगा, ठीक है। तो 35 लाख करोड़ तक तो राजस्व खर्च ही हो जाएगा, ठीक है। अगर उतना खर्च करने के बाद हमें मिलेगा कितना, 26,32,281 करोड़ सिर्फ मिलेगा, ठीक है। अगर राजस्व खर्च की बात करें तो राजस्व खर्च होता क्या है। राजस्व खर्च ऐसे खर्च को लेते हैं जिसमें आप जो सरकार होती है वो कर्मचारियों की पेंशन देती है, ठीक है। और जो सरकार लोन ली है उसका ब्याज अदायगी करती है, सब्सिडी देती है। तो इस तरह से ये खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे लिस्ट जो दी गई है उसको देखिए, तो ब्याज की अदायगी में ही सरकार का लगभग 11 लाख करोड़ रुपया जा रहा है। तो इतना तो ब्याज ही दे देगी सरकार, ठीक है। अगर पेंशन की बात करें, देखिए पेंशन करीब ये 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ रुपए तो पेंशन ही दे देगी, ठीक है। तो ये सब मिला के टोटल जो राजस्व खर्च होगा वो 35 लाख करोड़ होगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो आपका अगला प्रश्न है कि बजट में 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है, ठीक है, 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है। तो कौन, उसको किस नाम से जाना जाता है बजट में, ये बताया गया, पूछा गया है आपसे। तो उनका नाम क्या है, 7 प्राथमिकताओं को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या ये इंद्रधनुष, सतरंगी या सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है सप्तर्षि, ठीक है। बजट में जो 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना का विकास, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। इनको सप्तऋषि कहा गया है, ओके। इसी पे पूरा बजट बेस्ड है, कहीं घुमा फिरा के यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है सप्तऋषि। आगे चले। अगर पूछेगा सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि में क्या नहीं आता है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन गायब कर देगा, फिर आपसे पूछ लेगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो वो योजना है अमृत धरोहर योजना, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देने से संबंधित है अमृत धरोहर योजना, ठीक है। अगर अमृत धरोहर योजना की बात करें तो देखा जाए तो भारत में लगभग 3 दशकों में यानी 30 सालों में लगभग 30% जो वेटलैंड्स हैं उनका क्षरण हुआ है, यानी वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे वेटलैंड्स को बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना, ठीक है। ये स्कीम 3 साल में लागू होगी, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे लागू करते रहेंगे, 3 साल में पूरी तरह से लागू हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन जो स्टॉक है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, कार्बन स्टॉक में वृद्धि होगी। आगे चलें। तो आप अगला न्यूज़ है कि जैसे बजट से संबंधित यहाँ पे सब बात करेंगे। एक योजना थी पीएम प्रणाम योजना करके, ठीक है। अगर पूछे पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो फर्टिलाइजर्स जैसे कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है, उनके वैकल्पिक, जैसे रासायनिक उर्वरक जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रासायनिक उर्वरक में जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, डीएपी हो गया यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, एमओपी हो गया, एनपीकेएस हो गया यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गया। इस तरह के जो हम लोग उर्वरक, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह हम वैकल्पिक उर्वरक यानी कि जो जैविक उर्वरक हो गया, ठीक है, बायो मास हो गया, इस तरह के उर्वरक का इस्तेमाल हम लोग करें, इसलिए पीएम प्रणाम योजना आई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो क्या था पीएम प्रणाम योजना का, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट यानी कि वैकल्पिक जो
उर्वरक हैं उनके प्रमोशन की बात कर रहा है, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये है पीएम प्रणाम योजना। ये देखिए कितना तेज़ी से स्पाइक किया है केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, देखिए 19% का स्पाइक तो सिर्फ यूरिया में आया है। डीएपी में देखिए ये 25% का स्पाइक आया है, 10% लगभग स्पाइक एमओपी में आया है, एमपीकेएस में 25% का। मतलब हम लोग यूरिया मतलब रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलें। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 70,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन को लेके, ठीक है। और पूछे जाए कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी भारत में, तो 15 अगस्त सन 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लाभ क्या है, घर घर तक पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। घर घर तक पानी की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और 2024 तक सभी राज्य के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, जल जीवन मिशन का। और ये पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आता है। आगे चले। तो एक प्रश्न और है कि आई गॉट, ठीक है, आई गॉट कर्मयोगी क्या है, अगर ये पूछ लेता है आपसे ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है कि जो कर्मचारी हैं भारत सरकार के अंडर, ठीक है, जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म एक तरह से ये होता है कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग। इनको एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण देना है ताकि इनमें क्या डेवलप हो सके, इनमें कौशल को बढ़ाया जा सके, ठीक है, लोगों से बात करने का तरीका, ठीक है, काम करने का तरीका अच्छे से डेवलप किया जा सके, इसलिए आई गोट कर्मयोगी स्कीम लाई गई है, ठीक है। अगर आई गोट कर्मयोगी स्कीम की बात करें तो ये मिशन जो कर्मयोगी आया था, मिशन कर्मयोगी, ये जो आया था मिशन कर्मयोगी, ये सिविल सर्विसेज में जो कार्यरत ऑफिसर हैं या फिर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए आया था मिशन कर्मयोगी। और इसी से इंस्पायर्ड होकर आई गोट कर्मयोगी स्कीम लाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 2047 तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं जो ये राउंड राउंड शेप में होंगे, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं। ये आरबीसी जिसको कहते हैं नॉर्मल, ये रेड ब्लड सेल है, नॉर्मल है। अगर यही जो इसमें अगर कोई जीन डिफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, कोई म्यूटेशन हो जाता है, तो ये गोला न होकर इस आकार में हाशिए का आकार ले लेते हैं जिसे सिकल कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से रक्त की कमी हो जाती है जिसके कारण इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अगला न्यूज है कि ई न्यायालय परियोजना चरण 3 क्या है, ठीक है। तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कहा कि ये हमें सुनिश्चित करना है कि जो कोर्ट है यानी कि अदालत है भारत के प्रत्येक नागरिक तक उसकी पहुंच हो जाए। तो इसी संदर्भ में ई न्यायालय परियोजना चरण 3 चलाया जा रहा है। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 के तहत ये करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग यानी कि ऑनलाइन ही फाइलिंग होगा। अगर आपकी कोई केस है तो ऑनलाइन आप इसको फाइलिंग कराइए, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करिए, आप ऑनलाइन आपका सम्मन किया जाएगा, आपको मतलब ऑनलाइन ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा, मतलब कहना मतलब कोर्ट ऑनलाइन ही आपसे बात करेगी और आपका निर्णय किया जाएगा ऑनलाइन ही। तो इस तरह से घर घर तक कोर्ट की पहुंच हो जाएगी। तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3 यही है, ठीक है। तो आगे चले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें बजट में कहा गया था कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा, सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाता खोले गए हैं, ये भी सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो ये जो कथन ऊपर मैं बताया हूँ इनको एक बार और आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कथन के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 क्या है, ठीक है। तो इस योजना के तहत ये जैसे कि इसमें वित्त मंत्री ने ये घोषणा किया कि 3 वर्षों के भीतर, ठीक है, लाखों युवाओं को कौशल युक्त करना है और ऐसा कौशल देना है ताकि वो विदेश में जाके भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें और उनको रोजगार मिल सके, ठीक है। भारत में तो रोजगार मिलेगा ही, विदेश में भी उनको रोजगार मिल सके। इसके तहत
इस कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके तहत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मंत्रालय आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये किससे संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये याद रखेंगे। और इसके तहत 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी बनाए जाएंगे, इस बात का भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न मैं बता देता हूँ, और 2018 में ये पूछा भी जा चुका है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है? नहीं, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना नहीं है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की योजना है। ठीक है, क्या इसके तहत ये अन्य बातों के अलावा सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करेगा? ये सही है। इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल, यानी कि जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं तो इधर उधर भटक के काम कर रहे हैं, उनका जो सही वर्क फोर्स होना चाहिए, मतलब उनके जो पढ़ाई के हिसाब से काम होना चाहिए, वो नहीं है। तो दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रदान करना है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे चलें। भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया, ये आपको बताना है, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। हैदराबाद। ठीक है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान अगर पूछे आपसे तो ये हैदराबाद में मिलेगा। देखिए भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। श्री अन्न क्या है? जो मोटे अनाज है उनको इज्जत से, ठीक है, एक सम्मान देने के लिए उनको श्री अन्न बजट में कहा गया है। ठीक है, तो अगर पूछे श्री अन्न में क्या क्या शामिल है, तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सांवा है, कंगनी है, कोदो है, कुटकी है और चीना है। ठीक है, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं उनको श्री अन्न कहा जा रहा है, और भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि निर्यातक है, उत्पादक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोटे अनाज का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को घोषित किया गया। आगे चले, तो अगली जो योजना है आपकी अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, अमृत धरोहर स्कीम पूछे किससे संबंधित है, तो अमृत धरोहर आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित है। अभी शायद मैं आगे से संबंधित बात कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। अमृत धरोहर स्कीम वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? अभी मैंने बताया कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा, 30। ठीक है, जिसके तहत युवाओं को, लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जब देखिए 30 खुलेंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, रोबोटिक्स बेस्ड होगा, ये सब। ठीक है, आगे चले, तो कुछ और मैं यहाँ से एक एक लाइन बता देता हूँ। जैसे 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में जो स्लैब 6 हुआ करते थे उनकी संख्या अब 5 कर दी गई है। ठीक है, देश की शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में 3 कृत्रिम व बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। ओके, ये देखिए, ये स्लैब 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, पहले ये 6 हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलें, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्या है? अगर ये आपसे पूछ ले तो इसका मतलब ये है कि आप हायर क्वालिटी का, मतलब उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए, ठीक है, रोग मुक्त गुणवत्ता पौध सामग्री की उपलब्धता कराना है। ठीक है, अगर आपको बागवानी के क्षेत्र में अच्छा विकास करना है, अच्छा काम करना है, तो आपको ऐसे पौधों, ऐसे बीज का उत्पादन करना होगा, या ऐसे बीज को लाना होगा जो उच्च क्वालिटी के हों। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम यही है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे चलें, तो आपका अगला प्रश्न है कि इस बार के बजट में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात कही गई है, तो इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि UIDF का देखरेख करेगा। ठीक है, और UIDF है क्या चीज़, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आधारभूत, शहर की जो आधारभूत संरचना है, जैसे सड़क हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, बिजली की व्यवस्था हो गया, ठीक है, और जो आधारभूत संरचना है उनके विकास के लिए ये फंडिंग करेगा। ठीक है, इसके तहत जो टियर 2 टियर 3 के शहर हैं उनके बुनियादी ढांचे का ही विकास किया जाएगा। अब ये बात आ गई टियर 2 शहर क्या है, टियर 3 शहर क्या है,
तो मैं टीयर 2 शहर बता दे रहा हूँ, जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच आबादी वाली होती है, वो टीयर 2 शहर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उनकी सहायता करेगी। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार, 1 करोड़ किसानों को। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती करने के लिए यानी कि आपको जो केमिकल उर्वरक है उनसे हटना पड़ेगा। तो उनसे हटने के लिए एक प्रणाम स्कीम आई थी। ठीक है, पीएम प्रणाम स्कीम आई थी, यानी पीएम प्रणाम स्कीम को लेते हुए और यहाँ पे देखिए ये पीएम प्रणाम स्कीम का ही एक भाग है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप जब केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज कर देंगे, कम कर देंगे, तो आप ऑटोमेटिक क्या होगा कि आप जैविक यानी प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। ठीक है, अभी तक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, अब आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम भी चलेगा। तो इसका सही जवाब है 500 प्रखंडों को जोड़कर ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और भारत की बात करें, भारत में लगभग 766 जिले हैं और 766 जिलों में टोटल यानी भारत में टोटल 6,612 प्रखंड हैं और इनमें से अभी सिर्फ 500 प्रखंडों में ये स्कीम चलाई जाएगी। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना ये है कि जो तटीय एरिया में है, जैसे भारत का जो तटीय एरिया है, ठीक है, ये अपना भारत है, ये जो तटीय एरिया है इसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको उनकी इनकम को बेहतर करना, उनकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, ठीक है, उनकी आजीविका को बेहतर करने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना लाई गई। ठीक है, ये देखिए इसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 2019-20 में 141 लाख टन प्रोडक्शन था मछली का भारत में, लेकिन अभी 2021-22 का आंकड़े के हिसाब से 162 लाख टन का उत्पादन भारत कर रहा है। ठीक है, तो किसी न किसी स्कीम के तहत लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने की भारत सरकार की कोशिश है, उसमें पीएम मत्स्य संपदा योजना भी शामिल है। ठीक है, आगे चलें। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। ठीक है, कितना उसको एलोकेट किया गया 2023-24 में रेलवे को। तो इसका सही जवाब है 2.4 लाख करोड़ रुपया रेलवे को दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये संवेदनशील जो जनजाति समूह है, यानी कि जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, यानी कि संवेदनशील जो जनजाति समूह है, उनके विकास की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए कि जो ट्राइब्स होते हैं उसमें वल्नरेबल ट्राइब कौन होता है। तो देखिए ये ट्राइब्स वाला गोला है। ठीक है, ये ट्राइब्स वाला गोला है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये देखिए ये ट्राइब्स वाला गोला है। ठीक है, ये बड़ा वाला। ठीक, अब इस ट्राइब्स में भी आपको कई तरह की ट्राइब्स आती हैं, उसमें आता है एसटी। ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आता है पीवी, आता है पीवी जीटी। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर ये पीवीजीटी आती है, इनकी इनकी स्थिति इनसे भी खराब है, यानी कि ये संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। तो आप याद रखेंगे कि पीवीजीटी विकास मिशन में पूछेगा तो संवेदनशील जो जनजाति समूह है उनके विकास से संबंधित है ये मिशन। ओके, आगे चलें। तो केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। तो ये सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राज्य सरकारों को केंद्रीय बजट में 3 अपने जो उनका जो जीडीपी होगा राज्य का, उसका वो 3.5% ही राजकोषीय घाटा कर सकते हैं। ठीक है, और राजकोषीय घाटा की बात करें तो सिंपल राजकोषीय घाटा में बहुत कुछ आता है। राजकोषीय घाटा की सिंपल बात करें तो जितना आपकी इनकम होती है, ठीक है, उसमें से आप कितना व्यय करते हैं। अगर मान लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम है, आपने 110 रुपया ख़त्म कर दिया तो आप 10 रुपये माइनस में आ गए, तो यही आपका राजकोषीय घाटा हो गया। ठीक है, अब ये 10 रुपये को मैनेज करने के लिए आप किसी से पैसा उधार लेंगे या फिर अपने तरफ से कुछ गिरवी रखेंगे,
तो वही राजकोषीय घाटा होता है, यानी कि 10 रुपया यहाँ पे आपका राजकोषीय घाटा होगा। ठीक है, ये देखिए जीएसडीपी का 3.5%। अगला प्रश्न है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किसके लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे किसानों के लिए ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा कि जो हमारे किसान हैं, ठीक है, जो भारत के किसान हैं, उनको ये पता चलेगा कि आंधी कब आने वाली है, तूफान कब आने वाला है, ठीक है, बरसात कब होने वाली है, आप किस इस ज़मीन पे कौन सा, इस भूमि पे कौन सा फसल लगाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, कौन से फ़ायदेमंद है, किसकी एमएसपी कितनी है, तो सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसानों के लिए ये लाया गया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो बजट में एक और पहल थी जिसका नाम था मिष्टी पहल। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है? नहीं। क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान से संबंधित है? नहीं। शहद उत्पादन से संबंधित है मिष्टी पहल? नहीं। ये तटीय रेखा पर जो मैंग्रोव वन है उनके पौधारोपण से संबंधित है, उनको बढ़ावा देने के लिए मिष्टी पहल शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन, यानी तटीय क्षेत्र की बात की जा रही है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जो द्वारा इनको लॉन्च किया गया और ये फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन में जो भूमि है वो ऑक्सीजन में वहाँ पे वृद्धि होगी, इससे ठीक है समुद्री तटों की रक्षा करेंगे और यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वहाँ उनका उनका आवास बन सकेगा और जो लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मिष्टी योजना पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये मैंग्रोव वनों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया, ठीक है, राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 17,86,816 करोड़ रुपए का इस बार राजकोषीय घाटा होगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ रुपए का घाटा होगा। ये जीडीपी की बात करें, जीडीपी का इतना होगा। लगभग जीडीपी आपका 66 लाख के आसपास है इस समय, 66 लाख करोड़ के आसपास है। तो उसमें से इस बार का जो घाटा होगा राजकोषीय घाटा वो 17,86,816 करोड़ रुपए का होगा, ठीक है। तो इधर देखें, अगर राजकोषीय घाटा की बात करेगा 2023-24 में तो ये 5.9% रहने वाला है, ओके। अगर राजस्व घाटा की बात की जाएगी तो ये 2.9% रहने वाला है, ठीक है। अगर प्राथमिक घाटा की बात की जाएगी तो 2.3% रहेगा और प्रभावी राजस्व घाटे की बात की जाएगी तो 1.7% रहने वाला है, ठीक है। आगे चलें, तो 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है ये आपको बताना है। तो अभी मैं यहाँ पे बताया हूँ कि जीडीपी का जो 2.9% है वो यहाँ पे अनुमानित है, तो इसका सही जवाब है 2.9%, ठीक है। आगे चलें, तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया है ये भी मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको कि जो प्राथमिक घाटा होगा वो यहाँ पे होगा 2.3%, ठीक है। सॉरी, प्राथमिक घाटा आपका, हाँ, ठीक है, तो प्राथमिक घाटा आपका होगा 2.3% जीडीपी का। आगे चलें, तो 2.3% यानी कि ये आपका हो जाएगा 7,06,845 करोड़ के करीब, ओके। आगे चलें, तो कुछ और नोट देख लेते हैं यहाँ पे 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो ये 10 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च टोटल होगा, ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्ति का कितना अनुमान लगाया गया है तो ये 18 लाख करोड़ का पूंजीगत प्राप्ति आपको होने वाली है। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं ये बजट में बताया गया है, ठीक है। तो अगर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए तो ये अच्छा पहल है, पर्यटन अच्छा पहल है, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना ये भी अच्छा पहल है, हरित विकास ये भी अच्छा पहल है। तो ये सब पहल पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो भारत के लिए ये रूपांतरकारी पहल हो सकती है, ठीक है, रूपांतरकारी पहल हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब नहीं है तो ABCD इसका सही जवाब होगा। आगे चलें,
तो बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है 50। 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। आगे चलें, तो बजट में 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ये भी कहा गया है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी बात की गई है। नई कर व्यवस्था में जो उच्चतम अधिभार हुआ करता था 37%, उसे घटा दिया गया, अब 25% कर दिया गया, ठीक है। आगे चलें, बजट में चर्चित स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना है, ठीक है। जो डिमांड है कि हाँ इस टाइप के कौशल इस व्यक्ति में है, तो उसको और बेहतर बनाना है, तो ये सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना है, ये भी सही है। और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना है, ये भी सही है, यानी कि सही सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो तरह तरह के जो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके तहत तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। लोगों को अच्छा स्किल दिया जाएगा ऑनलाइन, उसके लिए 500 प्लस वीडियो कोर्सेज होंगी, ठीक है। तरह तरह के जो टीचर हैं उनको अवेलेबल कराया जाएगा जो आपको अच्छे स्किल दे सकें। जैसे 30 इस इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी खोला जा रहा है, इसीलिए कि लोग सही से स्किल सीख लें और अपनी इनकम को बढ़ाएं, ठीक है। अगला न्यूज है, या अगला अगला पहल है कि देखो अपना देश पहल निर्मला सीतारमण जी ने भी लॉन्च किया। तो देखो अपना देश पहल के तहत क्या है, इसके तहत 50 जो ट्रैवल मतलब यात्रा की जगह होंगी, टूरिस्ट प्लेस होंगे, उनको डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अगर जाएंगे आप विजिट करने घूमने, तो आपका जो पैसा है वो 50% कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपको 50% गवर्नमेंट देगी, पैसा आपको कुछ गवर्नमेंट देगी घूमने के लिए, ठीक है। आपको वहाँ पे छूट दी जाएगी घूमने के लिए। तो यही है देखो अपना देश पहल, ठीक है। आगे चलें, तो 50 जो जगह हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, तो ये अभी मैं बता दिया हूँ। पहले ये 2022-23 में था 60,000 करोड़, और अभी 2023-24 में है 70,000 करोड़, ठीक है। और इस बार मनरेगा को 60,000 करोड़ दिया गया, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए इस बार एलोकेट किया गया है। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो मैं ये बता ही चुका हूँ। तो 15 अगस्त 2019, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका था, 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में जल की उपलब्धता कराना इस मिशन का लक्ष्य है। 2024 तक सरकार का लक्ष्य 2025 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है, ठीक है। अगर जीडीपी आपको मैंने बताया कि लगभग 66 लाख करोड़ की जीडीपी है भारत की, ठीक है। तो इसका कितना परसेंट खर्च करना है 2025 तक भारत सरकार को, तो इसका सही जवाब है 2.5% खर्च करेगी। आगे चलें, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, इसके महिलाओं का और लड़कियों का, ठीक है, इसके तहत अकाउंट खुलवाया जाएगा और इसमें 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। और इस पे आपको 7.50 का हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 7.50 का। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही लाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो महिलाएं पैसा बचाना चाहती हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। 2 साल में आपको फिर से पैसा वापस मिल जाएगा और आपको 7.5% तक ब्याज इस पे दिया जाएगा। और इस तरह से ब्याज कोई देता नहीं है, तो ये ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है जानबूझ के, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की सेविंग हो सके, ठीक है। तो इस स्कीम को सिर्फ 31 मई 2025 तक मतलब इसके तहत खाता खुलवाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। जो एग्जाम से पहले आप इसको देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे अच्छा कंटेंट मैं आने वाले समय में लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।